नमस्कार। इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे 18वीं शताब्दी में नियतिवादी विचारकों से, और इससे पहले नवजागरण काल तक के जितने भी नियतिवादी विचारक हुए हैं उनके विचारों को हमने डिटर्मिनिज्म पार्ट फर्स्ट वाला जो वीडियो था उसमें जाना। अब हम आते हैं 18वीं व 19वीं शताब्दी में नियतिवाद पे, और इस काल में जर्मनी में नियतिवाद का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। और इनमें जो पहले हैं वे हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और हम्बोल्ट ने लगभग पूरी दुनिया के जो महाद्वीप थे उनमें वो घूमे, और उसके बाद उन्होंने लगभग 40 बुक्स लिखी। और उनमें जो सबसे फेमस उनकी जो बुक है उसमें वो है कॉस्मोस, जो 5 पार्ट्स में थी। और इसके बाद अपने इतने पूरी दुनिया घूमने के बाद उन्होंने जो अलग अलग स्थान थे उनकी तुलना करने के बाद उन्होंने बताया कि पूरी जो पृथ्वी है उसमें प्रत्येक स्थान पे एक ही आत्मा यानी वन स्पिरिट पाई जाती है। और उन्होंने ये कहा कि पूरी पृथ्वी जो है वो अनेकता में एकता के सूत्र में बंधी है। और इसके अलावा उन्होंने जो विश्व में अलग अलग प्रदेश हैं जैसे घास के मैदान हैं उन पैम्पास, प्रेरीज, स्टेपीज, लानोज आदि की तुलना करी। और उन्होंने उसके बाद इनके प्रत्येक प्रदेश में जलवायु, मिट्टी, समुद्र तल से ऊंचाई, इन सारे जो फैक्टर्स हैं इन्होंने इन पे क्या इम्पेक्ट होता है उसका पता लगाया। के बाद जो है नंबर आता है वे है कार्ल रिटर का, जो हम्बोल्ट के समकालीन थे और दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। और जहाँ हम्बोल्ट ने कई सारे देशों की यात्रा की, इसके विपरीत कार्ल रिटर जो है उन्हें आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता कहा जाता है। मतलब उन्होंने ज़्यादा देशों की यात्रा नहीं की। और उन्होंने जो अपनी बुक लिखी अर्धकुंडे, 19 वॉल्यूम है इसके, और उसमें उन्होंने किस प्रकार से फिज़िकल एनवायरनमेंट है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है उसके बारे में उन्होंने बताया। और रिटर ने कहा कि हमें पृथ्वी के नियमों के बारे में पृथ्वी से ही पूछा जाना चाहिए, ये उनका स्टेटमेंट था रिटर का। इसके अलावा रिटर ने यूरोप एक भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांख्यिकी सर्वेक्षण नाम से भी बुक लिखी। बात करते हैं अर्नेस्ट हैकेल की, और उन्होंने विकासवादी दर्शन को अपना के मानव पारिस्थितिकी नाम से एक नवीन जो विज्ञान है उसका विकास किया। और उन्होंने ये बताया कि जो प्राकृतिक एवं आर्थिक परिस्थितियां हैं वो मानव के जो डिसीजंस हैं उनको कंट्रोल करती हैं। और उन्होंने उस वक्त तत्कालीन जो ब्रिटेन था वहाँ पे जितने भी मर्डर, सुसाइड्स और सीरियस क्राइम हुए, और इसके अलावा जो शादी और उससे रिलेटेड जितने भी रिचुअल्स थे उन पे रिसर्च करके उन्होंने ये बताया कि मानव उतना स्वतंत्र नहीं है जितना कि माना जाता है। और इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि भौतिक परिवेश जो है वो ह्यूमन के जो सारे डिसीजंस हैं उनको इम्पेक्ट करता है। इसके बाद हम बात करते हैं बकल की, और बकल ने बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन इंग्लैंड। और इसमें उन्होंने कहा कि किस प्रकार जलवायु, मिट्टी एवं प्राकृतिक दृश्य आदि मिलकर ये जो भौतिक दशाएं हैं उन्होंने मनुष्य को प्रभावित किया है। एशिया तथा अफ्रीका में मानव सभ्यता का विकास उपजाऊ मिट्टी वाले प्रदेशों में तथा यूरोप में उपयुक्त शीतोष्ण जलवायु वाले प्रदेशों में हुआ है। विश्व की लगभग आधी जो जनसंख्या है वो मानसून एशिया के उर्वर मैदानों में निवास करती है, जिससे भी बक्कल के विचार की पुष्टि होती है। इसके बाद आता है फ्रेडरिक लीप्ले का नाम, और ये फ्रेंच थे और इन्होंने एक सूत्र दिया। उन्होंने कहा स्थान, कार्य और लोक यानी प्लेस, वर्क एंड फोक। प्लेस से उनका मतलब है किसी भी स्थान के चारों ओर जो पर्यावरण है, जो एनवायरनमेंट है, उससे
वर्क यानी किस प्रकार का काम किया जाएगा, कार्य की आकृति कैसी होगी, उसका निर्धारण होता है। और ये इन्हीं दोनों चीज़ों से वहाँ का सामाजिक संगठन यानी लोग कैसा होंगे, फोक कैसा होगा, वो डिसाइड होता है। फेडरिक लीप्ले के जो शिष्य थे वो डिमोलिन्स थे और इनका फेमस स्टेटमेंट है सोसाइटी इज़ फैशन बाय एनवायरनमेंट, यानी समाज का निर्माण जो है वो वातावरण के द्वारा होता है। किसी भी जगह पे किस प्रकार का समाज बनेगा, कट्टरवादी समाज होगा या खुला समाज बनेगा, उसको वहाँ के वातावरण के जो प्राकृतिक तत्व हैं वे निर्धारित करते हैं। रेडजेल की, जिन्हें राजनीति, भूगोल, मानव भूगोल एवं नियतिवाद का जनक कहा जाता है। रेडजेल कट्टर नियतिवादी थे और यह डार्विन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। 1859 में चार्ल्स डार्विन की बुक आई ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसमें उन्होंने ये बताया कि प्राकृतिक वातावरण में वे ही जीव या प्रजातियां जीवित रह पाती हैं जो योग्यतम होती हैं, यानी जिनमें अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालने की क्षमता होती है। इसी को उन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा, अथवा नेचुरल सिलेक्शन भी उन्होंने इसी को कहा कि सर्वश्रेष्ठ का चयन। और जो रेडजेल थे उनका भी यह मानना था डार्विन के योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत में विश्वास रखते हुए कि मानव जो है वह एक प्रकार से एंड प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन है, यानी जो विकास क्रम है उसका जो आखिरी चरण है वह एक प्रकार से मानव है। और रेडजेल का यह मानना था कि मानव अपने प्राकृतिक पर्यावरण से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। उन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी और इसके 3 वॉल्यूम आए। रेडजेल के अनुसार समान स्थितियां समान जीवन शैली को जन्म देती हैं। सिमिलर लोकेशंस लीड टू सिमिलर मोड ऑफ लाइफ। इसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने ब्रिटेन या ब्रिटिश द्वीप समूह और जापान का उदाहरण दिया और उन्होंने बताया कि इनकी जो सागरीय स्थिति है वह इनको बाहरी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है। इस वजह से इन दोनों देशों के जो नागरिक हैं उन्होंने तीव्र गति से प्रगति की और जो दोनों देश हैं वो महाशक्ति माने जाते हैं। इसके साथ ही रेडजेल ने नियतिवाद और डार्विनवाद यानी डार्विन की जो सिद्धांत थे उनको मिलाकर जैविक राज्य सिद्धांत दिया। सिद्धांत में उन्होंने ये बताया कि राज्य भी एक जीव की भांति होता है। जैसे हर सजीव का एक जीवन चक्र होता है, उसकी विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, इसी प्रकार से राज्य के विकास की भी विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। जो राज्य निरंतर उन्नति करता जाता है, अर्थात जिसकी सीमाएं निरंतर बढ़ती जाती हैं, सीमाओं का विस्तार निरंतर बढ़ता जाता है, वह हमेशा प्रगति करता है। और जो राज्य जिसकी सीमाएं निरंतर घटती जाती हैं यानी जिसका विस्तार छोटा होता जाता है, वह ख़त्म हो जाता है या नष्ट हो जाता है। उनके इसी जैविक राज्य सिद्धांत से हिटलर प्रभावित था। रेडजेल ने जनसंख्या के वितरण के माध्यम से मानव जीवन पर पर्यावरणीय दशाओं के प्रभाव को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने विभिन्न उदाहरणों द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि मनुष्य के रहन सहन, उसकी आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाएं एवं संस्कृति पर्यावरण के अनुसार निर्धारित होती है और इन्हीं सब बातों के कारण उन्हें कट्टर नियतिवादी माना जाता है। इसके बाद जो आती हैं वे हैं एलन चर्चिल सैंपल। अब हम बात करते हैं एलन चर्चिल सैंपल की। और सैंपल जो थी उन्हें भी कट्टर नियतिवादी माना जाता है और वे रेडजेल की अनुयायी थी, यानी वो उनकी शिष्या थी। चर्चिल ने वैसे हिस्ट्री या इतिहास में अपनी पढ़ाई की थी, लेकिन लंदन में वो रेडजेल के जो काम था या रेडजेल का जो ज्योग्राफी से संबंधित जो उनके विचार थे उनसे प्रभावित होके वे जर्मनी गई उनसे पढ़ने के लिए। लेकिन उन्हें उस वक्त जर्मनी में यूनिवर्सिटी में क्योंकि
महिलाओं को एडमिशन नहीं दिया जाता था, तो उन्हें वहाँ पे भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला, लेकिन उन्हें रेड जेल की क्लास में बैठने की परमिशन मिल गई। और आधिकारिक रूप से उन्हें कोई भूगोल में किसी भी प्रकार की डिग्री हासिल नहीं थी, लेकिन वे रेड जेल की सबसे प्रमुख या शिष्या साबित हुई। और कई रिसर्च पेपर उन्होंने रेड जेल के साथ लिखे, और रेड जेल का जो जर्मन भाषा का काम था, जो वर्क था, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पूरी दुनिया के सामने लाने का जो श्रेय है वो सैंपल को जाता है। रेड जेल की भांति सैंपल भी नियतिवादी थी, तो उन्होंने इन्हीं विचारों को व्यक्त करने के लिए अपनी बुक लिखी 1911 में, इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट। और उन्होंने इसमें ये बताया कि किस प्रकार से प्राकृतिक वातावरण मनुष्य को प्रभावित करता है। सैंपल ने भौगोलिक पर्यावरण का जो असर होता है उसको 4 प्रकारों में बांटा। डायरेक्ट फिजिकल इफेक्ट, इसमें उन्होंने बताया कि मनुष्य की शारीरिक रचना में प्राकृतिक जो पर्यावरण है वो किस प्रकार से प्रभाव डालता है। पहाड़ों पे रहने वाले लोगों की जो शारीरिक गठन है वो अलग प्रकार से होता है। समुद्र तटीय जो प्रदेश होते हैं वहाँ के निवासियों का शारीरिक गठन अलग प्रकार से होता है। इसके साथ ही दूसरा उन्होंने जो प्रभाव बताया वो था मानसिक प्रभाव, मेंटल इफेक्ट। इसमें उन्होंने धर्म, साहित्य, संस्कृति, भाषा और भावनाओं तथा विचारों में अंतर का जो कारण है उसको भी उन्होंने ये कहा कि प्राकृतिक वातावरण से ही अलग अलग पृथ्वी के अलग अलग प्रदेशों में जो अलग अलग तरह के विचार पाए जाते हैं उनका जन्म होता है। तीसरा जो उन्होंने बताया वह है सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण वातावरण उन्नत समाज एवं आर्थिक उन्नति का सूचक होता है। यानी जहाँ पे प्राकृतिक वातावरण में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में होते हैं वहाँ का समाज जो है अधिक उन्नति करता है और वहाँ संपन्नता पाई जाती है। और जहाँ जो क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों या प्राकृतिक जो तत्व हैं उनकी दृष्टि से अगर कोई तत्व कम पाया जाता है तो वहाँ पे इसकी वजह से निर्धनता पाई जाती है। तीसरा है मानवीय गतियाँ या ह्यूमन मूवमेंट। उसमें उन्होंने ये बताया कि आर्थिक साधनों या जलवायु के परिवर्तनों के कारण ये ह्यूमन माइग्रेशन या मूवमेंट होता है मानव का। और उनका जो लिखने का स्टाइल था चर्चिल का बहुत ही प्रभावशाली था, बहुत ही इम्प्रेसिव था। इसी के कारण ये कहा जाता है कि रेड जेल इतने फेमस नहीं हुए जितना सैंपल ने उन्हें पूरी दुनिया में कर दिया। नियतिवाद के समर्थन में एलन चर्चिल सैंपल ने अपनी बुक को असंख्य उदाहरणों से भर दिया और पूरे विश्व के भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि सैंपल ने पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा को चरम तक पहुंचा दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया एलन चर्चिल का जो कट्टर नियतिवाद जो था वो धीरे धीरे नरम होने लगा और बाद में उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया। सैंपल के बाद में नाम आता है एल्सवर्थ हंटिंगटन का। ये दूसरे अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने निश्चयवाद का समर्थन किया। उनका मानना था कि सभ्यता के विकास में जलवायु की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और उन्होंने विश्व के अलग अलग जो प्रदेश थे या देश थे उनकी जो जलवायु थी उनकी तुलना करके ये बताया कि समशीतोष्ण कटिबंध में जो निवास करने वाले व्यक्ति होते हैं उनकी जो कार्य क्षमता है या उत्पादन क्षमता है वो अन्य क्षेत्रों के मुकाबले 4 से 5 गुनी ज़्यादा होती है। हंटिंगटन ने पूरी दुनिया को सम एवं विषम जलवायु प्रदेशों में बांटा और उन्होंने ये भी बताया कि विश्व की जो सभी प्राचीन सभ्यताएं हैं जैसे मिस्र है, मेसोपोटामिया, चीनी एवं सिंधु आदि सभी का विकास नदी घाटियों की सम जलवायु में हुआ। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं परिवर्तनशील वायुमंडलीय दशाएं उच्च मस्तिष्क एवं शारीरिक
कार्य क्षमता के लिए आदर्श हैं। इस प्रकार की जो ये जलवायु संबंधी दशाएं हैं वो उत्तर पश्चिमी यूरोपीय देशों में पाई जाती हैं। और इसी कारण से उन्होंने ये कहा कि यूरोपीय जो देश हैं उन्होंने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी में इतनी प्रगति की है। हंटिंगटन के बाद भी कई भूगोलवेत्ताओं ने पर्यावरण निश्चयवाद का किसी न किसी रूप में समर्थन किया, जिसमें मैकेंडर, चिशोल्म, डेविस, बॉमन, रॉबर्ट मिल, मैककैरिसन, गैंडिस, सावर, हर्बर्टसन और टेलर मुख्य हैं। मैककैरिसन ने उत्तर भारत के सिखों के जो शारीरिक गठन है यानी इतने शक्तिशाली शारीरिक संरचना और उन्नत शारीरिक प्रतिरोधकता की तुलना दक्षिणी भारत में तमिलनाडु के निवासियों से की। और उसका कारण उन्होंने बताया कि सिखों के भोजन में प्रोटीन की अधिकता होती है, इसकी वजह से वे इतने शक्तिशाली कद काठी के होते हैं। गैंडिस ने यह स्पष्ट किया कि हिंदू लोग जो शाकाहारी भोजन खाते हैं वे मलेरिया से ज़्यादा ग्रसित होते हैं, उनके मुकाबले जो लोग मांसाहारी होते हैं वे मलेरिया से कम ग्रसित होते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा की आलोचना होने लगी। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस एवं दूसरे कई देशों के जो विद्वान थे उन्होंने कहा कि ये एक पक्षीय दृष्टिकोण है, यानी वन साइडेड अप्रोच इन्होंने उसको बताया। उन्होंने आगे कहा कि मनुष्य पर्यावरण की उपज या कठपुतली मात्र नहीं है, बल्कि वे अपने आर्थिक एवं सामाजिक ढांचे के निर्माण में वह सक्रिय भूमिका निभाता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मनुष्य अपने पर्यावरण से प्रभावित होता है, लेकिन यह बात भी बिल्कुल सत्य है कि वह अपने कार्यकलाप से पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नियतिवाद की जो संकल्पना है वह सार्वभौमिक नहीं है, यानी उसको आप पूरी पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से लागू नहीं कर सकते। और तीसरी जो आलोचना है, समान भौतिक परिस्थितियों वाले अलग अलग प्रदेशों में मानव समुदाय का आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विकास भी एक जैसा नहीं होता, उसमें भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि अगर हम टुंड्रा प्रदेश की बात करें तो पूरे टुंड्रा प्रदेश में एक जैसी जलवायु, उच्चावच मिट्टियाँ यानी एक जैसा प्राकृतिक पर्यावरण पाया जाता है, किंतु वहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ग्रीनलैंड के जो निवासी हैं यानी एस्किमो जो जाति है वो जो है अपने आसपास के जो एरिया में रहने वाली समोयद और याकूत जो जातियां हैं उनसे अधिक विकसित है। इसी प्रकार से भूमध्य रेखीय प्रदेशों में पूर्वी द्वीप समूह सामाजिक आर्थिक रूप से अमेजन के बेसिन के और जो कांगो बेसिन के जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उनके निवासियों से अधिक विकसित है। इसी प्रकार से अगर हम अलग अलग महाद्वीपों में शीतोष्ण घास के मैदानों की जो प्राकृतिक दशाएं हैं उनको देखें तो उनमें भी कोई विशेष अंतर नहीं पाया जाता, लेकिन इन अलग अलग क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्ति जो हैं उनकी अगर हम जीवन स्तर को देखें तो उसमें काफ़ी अंतर पाया जाता है। तो इससे भी ये साबित होता है कि मनुष्य जो है वो अपनी पर्यावरणीय दशाओं से प्रभावित होता है, किंतु वह अपनी शक्ति एवं कौशल से उनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है। पर्यावरण और मनुष्य दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और यह पता लगाना बहुत मुश्किल काम है कि किसका असर कहाँ ख़त्म हुआ और दूसरे का असर कहाँ शुरू हो जाता है। जैसे जो हमें दिखाई देते हैं उन चीज़ों की अगर हम बात करें तो भूमध्य सागरीय जो प्रदेश हैं वहाँ पे हम जो गेहूँ, जौ, जैतून, अंगूर आदि की जो खेती की बात करते हैं तो ये सभी जो कार्य हैं वो मानव के द्वारा किए गए हैं, यानी मानवीय प्रयास का नतीजा है। इसी तरह से अगर हम कश्मीर के सेब की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के सेब और बादाम के बगीचों की बात करते हैं तो वे भी वहाँ मानव के द्वारा सृजित किए गए हैं। और इसी प्रकार से अगर हम 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले पंजाब एवं हरियाणा में बासमती
चावल की खेती की बात करते हैं तो वह भी मानवीय प्रयास का ही नतीजा है कि सिंचाई की व्यवस्था करके मानव ने इन क्षेत्रों में भी चावल जैसी जो फसल है उसका उत्पादन संभव किया। और नियतिवादियों की आलोचना करते हुए जो प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हुए हैं OHK स्पेट, उन्होंने ये कहा कि पर्यावरण स्वयं में अर्थहीन वाक्यांश है, बिना मानव के पर्यावरण का कोई अस्तित्व नहीं है। और इसी प्रकार से रिचर्ड हार्टशॉन ने भी जो नियतिवाद या पर्यावरणवाद है उसको अस्वीकार किया और ये कहा कि एक तरह से देखा जाए तो जितने भी नियतिवादी हैं उन्होंने प्रकृति और मानव को अलग करने का कार्य किया है, और जो भूगोल विषय की जो मूल भावना है यानी जो मूलभूत एकता है उसको नष्ट करने का प्रयास किया, अर्थात यह एक संगठित विज्ञान के रूप में भूगोल का विरोधी है। की आलोचना के लिए ये भी कहा जाता है कि भौतिक वातावरण की जो दास्तां है वह स्वीकार करना एक सभ्य समाज के लिए असंभव है। जैसे जैसे समाज उन्नतिशील होता जाता है उस पे भौतिक जो कारक हैं उनका प्रभाव है वो घटता जाता है। अगर हम देखें तो रशिया जो है एक प्रारंभ में भौतिक पर्यावरण के कारण पिछड़ा हुआ था, लेकिन 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद इन सभी जो प्राकृतिक बाधाएं थी इनको पार करते हुए वह एक सुपर पावर बन गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज के द्वारा यानी वैज्ञानिक एवं तकनीकी विज्ञान एवं विकास के द्वारा मनुष्य ने अभूतपूर्व प्रगति की है। और अब के परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो कहीं पे भी उग्र या कट्टर नियतिवाद को मानना बिल्कुल संभव नहीं है। अब नियतिवादी जो हैं, जो नियतिवाद के समर्थक जो हैं, वे मानव पे प्रकृति के नियंत्रण की बजाय इसको दूसरे शब्दों में प्रकृति के प्रभाव की बात को स्वीकार करते हैं।